हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से आप एक एज ए ऑफिसर के माइंडसेट से पॉलिटी को आगे पढ़िए। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर अभी हुआ था, लेक्चर नंबर 18, ठीक है, वो संबंध था, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज देख लीजिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो 2 पार्ट पढ़ चुके थे, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य के बीच में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग वित्तीय संबंध को पढ़ेंगे। वित्तीय संबंध के अलावा इसमें और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कुछ वित्त आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, वित्त आयोग के सारे कार्य पढ़ने वाले हैं। भारत के वित्त आयोग जो आज 16वें तक का वित्त आयोग का जो गठन है, 16वें नंबर तक, वो सब पढ़ेंगे। और केंद्र राज्य संबंध पर गठित जो आयोग समितियां रही हैं, जैसे सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग है, पुंछी आयोग है, जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उनको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक हमेशा की तरह मैंने लिखा है। भारत की जैसे संचित निधि है, ठीक है, और आकस्मिक निधि है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार यह लेक्चर नंबर 19 होने वाला है, जो केंद्र राज्य संबंध के मध्य, ठीक है, पार्ट 2 है। लेक्चर 19 पार्ट 2। ठीक, तो अभी इसके पीछे हमने क्या पढ़ा है वो देख लीजिएगा। तो केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संबंध में हम लोगों ने 3 पार्ट डिवाइड करके पढ़ा है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में हम लोगों ने देखा है विधायी संबंध, ठीक है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक था। दूसरा प्रशासनिक संबंध पढ़ चुके हैं। तो प्रशासनिक जो संबंध है वह कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिकल 255 के बाद क्या आएगा? 56, 256 से लेकर के 63 के मध्य था। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस लेक्चर में पार्ट 2 में वो है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध जो 264 से लेकर के शुरू होगा 293 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 93-98 तक, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं? वित्तीय संबंध। ओके, ठीक, क्यों सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ भाई? ठीक है, हैंग कर गए क्या? नो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलेशन हम लोगों ने देखा कि कैसे भारतीय राज्य, जो भारत में राज्य हैं, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनको मिलाकर के एक भारत संघ बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनमें कैसे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हैं, चाहे विधायी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे, ठीक है, वित्तीय हैं, जिनके माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक संघ का निर्माण होता है। उसी में हम आज क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन में आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, रटा होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए, अनुच्छेद 265। कौन सा अनुच्छेद? 265। 265 यही कहता है कि कोई भी टैक्स अगर लगाया जाएगा तो वह विधि के अनुसार ही लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र के स्तर पर कोई भी टैक्स सरकार लगाना चाहती है तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप ही लगाया जा सकता है, मनमानी नहीं। ऐसे ही राज्य के स्तर पर अगर लगाया जाता है तो राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप ही लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर सरकार चाहे कि आज खड़ी हो जाए, कह दे कि ये हमें टैक्स चाहिए, फलाना टैक्स चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए विधि का निर्माण होगा, फिर विधि के अनुरूप ही टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल कोई फेस्टिवल हो तो क्या है, लोग घर पे चंदा मांगने आ जाते हैं ना, एकाएक। ठीक है, बहरहाल वो स्वैच्छिक होता है, लेकिन अगर ऐसे ही सरकार टैक्स एकाएक लेना चाहे तो नहीं ले सकती, बल्कि उसे विधि का निर्माण करके फिर उसे इम्प्लीमेंट, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करना होगा। यह आर्टिकल 265
265 कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो आर्टिकल रटे जाने हैं हम लोगों को, ठीक है। 265 तो ये बता चुका, ओके, कि कोई भी कर विधि के अनुसार ही लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं है, 265 कहता है। अब देखो टैक्स की बात कर ले, यहाँ पर है टैक्स, कर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा है वो बता देता हूँ आपको, कभी अगर पूछे कि टैक्स और फीस, फीस माने शुल्क, एक होता है टैक्स माने कर, टैक्स माने कर, और एक होता है फीस माने शुल्क, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना अनुच्छेद 265, ये कहता है कि कोई भी कर विधि के अनुरूप लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये है कि शुल्क लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा, समझ गए कि नहीं, शुल्क लगाया जा सकता है, बट टैक्स जो है बिना विधि के अनुरूप ही लगाया जा सकता है। ये लाइन इसमें लिखी है, तो कभी भी बड़े पेपर में कथन कारण या आपको ओनली स्टेटमेंट दे तो आप क्लियर रहिएगा कि टैक्स को ही विधि के अनुरूप लगाया जा सकता है, जबकि फीस को लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा, शुल्क को। अच्छा टैक्स में क्या होता है, टैक्स, टैक्स सरकार किसी भी सुविधा के बिना प्रोवाइड किए उस पर वसूली कर सकती है, उसे टैक्स कहते हैं। जबकि फीस या शुल्क का क्या मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कोई भी सेवा उत्पाद या कोई भी चीज़ इस तरीके की मुहैया कराई जाएगी तो उसके बदले में जो फीस पैसा लिया जाता है उसे शुल्क कहते हैं। आप सिंपल समझिए, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपकी इनकम पर सरकार टैक्स ले लेती है, वो कर है। लेकिन अगर आपको क्या है, अगर आपको कोई सुविधा देती है, अगर वो, ठीक है, आपको कोई वो सर्विस देती, ठीक है, तो उस सर्विस के बदले अगर आपसे पैसा लेती, ठीक है, तो वो क्या है, शुल्क है, ठीक। तो कभी ये पूछे तो माने पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप व्यवहारिक रूप में जानते रहिए कि टैक्स और शुल्क में अंतर क्या होता है। अब देखिए यहाँ हमने आपके लिए कितना अच्छे से सेगमेंट को क्लासीफाई कर देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि कर क्या हो सकते हैं। तो एक संघ सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, माने पूरे देश के स्तर पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संघीय कर कह सकते हैं, उसे यूनियन टैक्स कहते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। और एक राज्य की बाउंड्री के अंतर्गत राज्य के द्वारा लगाया जाता है विधि के निर्माण के पश्चात, ठीक है, उसे स्टेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर स्टेटमेंट कभी पूछे तो याद रखना कि संघ के कुल टैक्स लगाने के कुल कितने विषय हैं, अर्थात कुल कितने प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं, कुल कितने विषयों पर केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, तो क्या है, कुल 13 विषयों पर, 13 सब्जेक्ट पर वो टैक्स लगा सकती है या अभी वर्तमान में लगाती है। जबकि राज्य को कुल 18 विषयों पर टैक्स लगाने की शक्ति है। अगर कल को यही स्टेटमेंट पूछ दे कि केंद्र की अपेक्षाकृत राज्य के पास अधिक विषय हैं टैक्स लगाने के, तो आप ये हड़बड़ा करके लगा देंगे कि अरे यार केंद्र ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मजबूत है, तो उसके पास टैक्स लगाने के विषय ज़्यादा होंगे, राज्य में कम होंगे, और यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा। समझ गए ना। तो यही सवाल ऐसे ही बनते हैं बड़े पेपर में, वनडे में तो ये सब नहीं बनते हैं। आगे देख लीजिएगा। अब इसी को आप देखो, आपके लिए बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर फ्रेम कर रखा है, ठीक है, कि यहाँ से सवाल बनते हैं, आप इन्हें एकदम रट लो आज मेरे साथ, ठीक है। मैं बताता हूँ जैसे वैसे रटो, आप थोड़ा सा रट पाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या है कि संघ माने केंद्र सरकार के द्वारा जो आरोपित टैक्स हैं उनका वर्गीकरण है, उनको 4 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, और इन्हीं चारों में अगर आप समझ लें तो रट जाएगा। कैसे हम रटेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो एक कॉमन चीज़ सभी में रटना है, ठीक है। देखो आर्टिकल पहले रटो, एक कहाँ से शुरू होगा, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 का क, अनुच्छेद 269 माने 269 जो यहाँ पर है, ठीक है, और एक है 270, यही है 68, 69, 70 माने 4 क्या है, 68, 68 का क, 69 और 70। समझ गए ना क्या पढ़ना, आर्टिकल कौन कौन से रटने हैं, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268, 268 का क, 69 यहाँ पर होगा और
70 यहाँ पर। तो 4 तरीके के संघ के द्वारा जो पेपर में आते हैं, यही आर्टिकल रट लो। पहले आर्टिकल रट लिया। तो अब की पॉइंट क्या है, चारों में एक कॉमन बात है कि केंद्र के द्वारा ही आरोपित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हेडिंग ही लिखा है ना, केंद्र द्वारा आरोपित। तो अगर पूछे कि 68 के तहत, 68 के क के तहत 269 या 270 के तहत टैक्स कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाती है। कौन लगाता है, केंद्र के द्वारा। यहाँ पर भी जो होगा वो क्या होगा, केंद्र के द्वारा। समझ गए ना। तो चारों टैक्स इनके तहत कौन लगाता है, केंद्र। अब क्या खेला है जो आपसे पेपर में आता है, आप गलत करते हैं, वो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ध्यान से इसे एक एक करके आप रटना है। देखो, पहला आप देखो अनुच्छेद 268 के तहत ध्यान से देखना, केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। ये टैक्स केंद्र के द्वारा आरोपित किया जाता है, जबकि उसे वसूलने का काम कौन करता है, वसूलने और उसे प्रयोग करने, माने उसे यूज करने का पैसा, ठीक है, का अधिकार किसके पास है, राज्य करते हैं। माने लगाता टैक्स केंद्र लगाता है, लेकिन वसूलता राज्य है, और उसे राज्य ही अपने खजाने में प्रयोग भी करते हैं। यह अनुच्छेद 268 में आता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो संघीय स्टैंप ड्यूटी या स्टैंप शुल्क। ठीक है, तो पहला है कि केंद्र द्वारा आरोपित, जबकि राज्यों के द्वारा एकत्र और उसे यूज माने प्रयुक्त किया जाता है। 268 का क देख लीजिए, ये क्या कहता है, इसमें यह है कि केंद्र द्वारा आरोपित होगा, किया जाएगा, जबकि केंद्र और राज्य दोनों ही उसे एकत्रित और यूज करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। समझ गए, माने लगाएगा केंद्र, लेकिन वसूली कौन करेगा, केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेंगे, और दोनों ही पैसे का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, यह 68 के क में। यहाँ पर केवल राज्य यूज कर रहा है। 68 में केवल और केवल कौन यूज कर रहा है, राज्य वसूल कर रहा है और राज्य ही यूज भी कर रहा है। यहाँ पर केंद्र और राज्य लगा केंद्र रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों ही वसूलेंगे और दोनों ही प्रयोग करेंगे पैसा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, सर्विस टैक्स। कौन सा है, सर्विस टैक्स। यहाँ पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विस टैक्स सबसे पहले कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 88वें संविधान संशोधन 2003 के तहत सेवा कर या 268 के क में सर्विस टैक्स का उल्लेख है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रटा होना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, तीसरे नंबर का जो टैक्स है, इसे भी केंद्र द्वारा ही लगाया जाता है और केंद्र के द्वारा ही एकत्र किया जाता है, किंतु पैसा सब किसको दे दिया जाता है, राज्यों को सौंप दिया जाता है। यह अनुच्छेद 269 कहता है। अनुच्छेद 269 के अंतर्गत केंद्र द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वसूला भी जाता है, लेकिन सारा का सारा पैसा किसको दे दिया जाता है, राज्यों को सौंप दिया जाता है। अनुच्छेद 269 के अंतर्गत इसमें क्या है, इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है, ठीक है, क्रय विक्रय होता है, और वस्तुओं का जो है पारेषण माने भेजना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसकी बात कर रहा है। इसमें उदाहरण आते हैं। ठीक है, और चौथा देख लीजिएगा कि ऐसा, इसमें भी कर कौन लगाएगा, केंद्र ही द्वारा। माने ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं, किंतु जो भी प्राप्त राजस्व होता है, माने पैसा होता है, वह केंद्र और राज्यों के मध्य क्या हो जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अनुच्छेद 270 के तहत है। इसे हम कैसे याद किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 68 का 69 और 70 है, तो 70 ही ऐसी डिजिट है जिसे बहुत अच्छे से 35 में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हमने याद किया है कि बहुत सहजता से, सरलता से 35 से बांटा जा सकता है। इसका मतलब चारों तो रटना नहीं है कि केंद्र के द्वारा ही टैक्स लगाया जाता, वो समझ में आ गया, लेकिन 70 वाले को रट लें अगर कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या हो जाएगा, पैसा बट जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, अब उसके पहले वाले में 69 वाले में क्या है कि पैसा इकट्ठा भी केंद्र करेगा, लेकिन सारा पैसा किसको दे दिया था, ठीक, इसके पहले वाले में सारा पैसा किसको दिया, राज्य को दे दिया, लेकिन 70 वाले में थोड़ा अपने पास भी रखा, मैंने बांट लिया। ठीक है, तो ये चारों आपको रटने हैं। चारों में केंद्र के द्वारा लागू किया जाता है, परंतु 268 के तहत क्या है
केंद्र लगाएगा, राज्य वसूलेंगे और उसे प्रयोग करेंगे। जबकि 68 के क में केंद्र लगाएगा, राज्य और केंद्र दोनों ही वसूलेंगे, दोनों ही प्रयोग करेंगे। 69 में क्या है, केंद्र लगाएगा और एकत्र भी करेगा, लेकिन सारा का सारा पैसा किसको देगा, राज्यों को दे देगा। जबकि 270 के अंतर्गत केंद्र ही लगाएगा, पैसा भी वसूल करेगा, किंतु माने राज्यों में और अपने में, माने केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाएगा, पैसा बंट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 4 यहाँ मैं रटा दिया, और चारों बहुत ज़्यादा पेपर में यहाँ से आते हैं सवाल, इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जो आते हैं एकदम हूबहू बता दे रहा हूँ, आप वही आप प्रैक्टिस करो, आप डायरेक्ट जा कर के देखो, सब पेपर आप बना पाओगे बहुत अच्छे लेवल का। अनुच्छेद 271 की बात कर लें, 70 के बाद अनुच्छेद 271 की बात कर लें। इसमें क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या करती है, इसी के अंतर्गत सरचार्ज लगाती है। सरचार्ज या अधिभार, अधिभार मतलब समझते हैं, जैसे आप पर कोई भार हो, आपके सिर पर 10 केजी का भार हो, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आपको आधा केजी का भार दे दिया जाए, वो क्या है, सरप्लस है, माने सरचार्ज है, अधिभार है। माने अगर आप टैक्स देते हैं, मान लीजिए आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, कि 12 लाख से अधिक आपके पास संपत्ति है, आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सरकार टैक्स देने के बावजूद आप पर क्या कर दे, कहे कि एक निश्चित अमाउंट से अगर ज़्यादा आप रखते हैं तो टैक्स के ऊपर आपको टैक्स कुछ देना पड़ेगा, वही है सरचार्ज, माने अधिभार, भार के ऊपर भी भार। ये अनुच्छेद 271 में ये रट लीजिए ना, यहीं पर एक, जैसे 271 को आप याद कर सकते हैं कि 1 पॉइंट 1 चूड़ी और कस देना, माने भार के ऊपर 1 पॉइंट और भार दे देना, माने सरचार्ज अधिभार। ठीक है, इसके बारे में देखो जो पेपर में आता है, कुछ बातें यहाँ पर देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ लिखा है, ये पहले, उसके पहले यहाँ पर देखिए, पूर्णतः यह माने सरचार्ज जो सरकार लगाती है, पूर्णतः यह भारत की संचित निधि का हिस्सा बन जाता है। किसका हिस्सा बनता है, पूर्णतः संचित निधि का हिस्सा बन जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। इसका मतलब संपूर्ण नियंत्रण इस पर किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्यों को बांटना नहीं पड़ता है, अर्थात राज्यों को इसमें से कोई भी हिस्सा देना नहीं पड़ता है, बंटवारा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप पूरे भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक में आप अगर देखेंगे तो जो इस समय की गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में है, आप देखेंगे कि सरचार्ज और सेस, आगे हम लोग सेस की बात करेंगे, उपकर यहाँ पर है, सेस और सरचार्ज, ठीक है, इन दोनों का अगर औसत मिला करके देखेंगे तो पूरे भारत के आज तक के काल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत इस गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जा रहा है या माने लगाया जा रहा है। इससे सरकार बहुत चालाकी करती है, बहुत बेनिफिट का काम करती है कि ऐसे राज्यों को हिस्सा देना भी नहीं पड़ेगा, तो पैसा इनके पास, खजाना इनके पास बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं आप? ठीक है, इसीलिए सरचार्ज लगाती है, ठीक है, सेस लगा लेते हैं। तो ये बहुत चालाकी का विषय है। आप जब इसे एडिटोरियल का पार्ट है बहरहाल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक में जो है आप इस समय की गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या इम्पोर्टेंट है रटना, एक आर्टिकल रटना है, एक समझ रटनी है, एक सरचार्ज होता क्या है, ठीक है, दूसरा क्या इस पे किसका नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, माने सारा पैसे पर उसका हक होता है, और संचित निधि में चला जाता है इसका मतलब, और क्या राज्यों का हिस्सा इसमें लगता है या नहीं लगता है, तो नहीं लगता। यही 3 सवाल यहाँ से बनते हैं। उपकर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सेस के बारे में बता देता हूँ। यह अनुच्छेद 270 के अंतर्गत ही सेस को लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये क्या होता है, यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है, उसे ही कहते हैं सेस। इन दोनों में अंतर आप रटे रहना, याद रखना, ठीक है, कभी मत भूलना। अधिभार या सरचार्ज जो होता है उसमें, ठीक है, उसमें किसी विशेष उद्देश्य का जिक्र नहीं किया जाता है। इसका मतलब उस तरीके से जो अर्न किया हुआ पैसा है या राजस्व है
उसे केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में उस पैसे को लगा सकती है। इसीलिए सेस की तुलना में वो सरचार्ज ज़्यादा लगाने का प्रयास करती है, क्योंकि उसके द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, उसी वो किसी भी फील्ड में लगाने के लिए स्वतंत्र होती है। जबकि अंतर आप देख लेना, जो सेस लगाया जाता है वह किसी विशेष उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब उस माध्यम से सेस के माध्यम से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है या राजस्व जो प्राप्त होता है, उसे सरकार किसी अन्य फील्ड में नहीं लगा सकती, बल्कि जिसके लिए सेस लगाई है, जिसके लिए टैक्स उसे सेस के रूप में लगाई है, सिर्फ उसी और उसी क्षेत्र में उस पैसे का यूज करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आप देखेंगे पर्यावरण पर लगाया गया सेस या पर्यावरण के लिए लगाया गया सेस या शिक्षा पर लगाया गया सेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर शिक्षा पर सेस लगाएगी सरकार, तो जो भी पैसा, जो भी राजस्व आएगा उसे, ठीक है, वह केवल और मात्र केवल शिक्षा पर, ठीक है, खर्च किया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी पर नहीं। जैसे स्वच्छता पर, स्वच्छता के लिए क्या करती है, सेस लगा देती है सरकार, तो उससे अर्न हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता के क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट टॉपिक है वित्त आयोग, ठीक है, किसकी बात करें, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की बात। देखो वित्त आयोग क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से प्री के पूछे जाने वाले हैं और यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। ये प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है, कहीं भी यूज कर लेना आप, प्री में तो बल भर आते हैं। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है। जब भी किसी का जिक्र ऐसा लिखा हो कि यह संवैधानिक संस्था है, तो इसका ये मतलब हो जाता है वह संविधान के किसी भाग में उल्लेख है उसका, या उसका किसी अनुसूची में उल्लेख है, या उसका किसी क्या है, ठीक है, अनुच्छेद में उल्लेख है। इसका मतलब है कि उसे संविधान में उसका बाकायदा उल्लेख है, कहीं न कहीं उल्लेख है, ठीक है। इसी के लिए वो क्या है, इसीलिए उसे संवैधानिक संस्था कहेंगे। माने इस वित्त आयोग का किसी न किसी आर्टिकल, किसी न किसी भाग, किसी न किसी अनुसूची में उल्लेख होगा। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। वित्त आयोग के गठन का जिक्र अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 280। इसके तहत कौन करता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग की प्रकृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रकृति केवल एडवाइजरी है, माने सलाहकारी है, अर्थात इसके द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, माने सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, केवल और केवल सलाहकारी प्रकृति होती है। इसकी संरचना की बात करें, यह भी पेपर में आता है, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल इसमें 5 सदस्य होते हैं, 1 + 4, 1 + 4, ठीक है, 1 + 4, ओके, ठीक। तो आगे देख लीजिएगा, सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो संसद के द्वारा, विधि के द्वारा, संसद के द्वारा विधि निर्माण किया गया है, ठीक है, और उसी के अनुसार योग्यता तय की जाती है। अगर चाहे तो संसद क्या कर सकती है, बाद में उसकी योग्यता में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो 1951 में संसद ने क्या किया है, एक विधि का निर्माण किया है जो संसद की इसके वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता को बताते हैं कि ये योग्यताएं होनी चाहिए। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, और रट लीजिएगा, प्लीज़ रट लीजिएगा, यहाँ से कोई न कोई सवाल अक्सर आते ही रहते हैं, ठीक है। देखिए कि वित्त आयोग के क्या कर्तव्य हैं, तो वित्त आयोग के कर्तव्य का आर्टिकल क्या है, तो अनुच्छेद 280 का क्लाज 3, ठीक है, अनुच्छेद 280 के 3 में, ठीक है तो अनुच्छेद 280 के 3 में, लेकिन इसके मुख्यतः कार्य कितने हैं, 4। कितने कार्य हैं, 4। देखो ये डायग्राम इसलिए बना देता हूँ, डायग्राम से आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि अगर आपने एक स्क्वायर बना लिया तो आपको कभी भी दिमाग में आएगा कि इसके टोटल 4 काम हैं। आप दिमाग पर जोर डालेंगे कि चारों काम मेरे दिमाग में क्यों नहीं चढ़ रहे हैं,
3 आ रहा है, एक तो स्किप कर रहा है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 ही होते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब दिमाग में आएगा कि 4 ही होते हैं, भले मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब रटिए यहाँ से पहला पहला आप देख लीजिए। ठीक है, कि क्या इसका काम होता है। देखो, संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध प्राप्तियों के वितरण तथा राज्यों के बीच उसके आवंटन का फार्मूला सुझाना या मैकेनिज्म बताना। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखो, जो जो संघ सरकार होती है, माने केंद्र जो सरकार होती है, वो क्या करती है, वो विभिन्न टैक्स, जैसे आपने देखा कि 13 प्रकार के वो विषयों पर टैक्स लगा सकती है। तो वो 13 प्रकार के टैक्स से क्या करती है, टैक्स लगा करके मान लीजिए इतना धन उसने क्या किया, इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया। अब आप बताओ, क्या जो केंद्र सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया इतने रुपए, ठीक है, 13 विषयों से जो टैक्स कलेक्ट किया है, अब आप बताओ ना, क्या इनमें राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए कमाई है सरकार ने, या उसकी राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां का मतलब ये होता है टैक्स के माध्यम से इसमें कमाया हो। ठीक है, या देश के अंदर ऋण लिया हो, या देश के बाहर IMF या वर्ल्ड बैंक इनसे ऋण लिया हो, या किसी को ऋण दिया हो उसके बदले में जो है ब्याज मिला हो, वो सारे इनके पास वो इनकम है, केंद्र के पास वो इनकम है। तो आप बताओ ना, क्या इनकम जो भी मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपए अगर इनकम है, क्या उनमें से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर राज्यों को फाइनेंशियली मजबूत नहीं किया जाएगा तो उनका विकास कैसे होगा, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, मान लीजिए इस तरीके से कमाए गए 2 लाख करोड़ रुपए अगर आए हैं, तो इन 2 लाख करोड़ रुपए में कितना कितना केंद्र सरकार को हिस्सा जाना चाहिए और कितना राज्यों को हिस्सा मिलना चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, यह फार्मूला तय कौन करता है, यह मैकेनिज्म कौन बताता है, यह सिद्धांत कौन समझाता है कि इतने में इतने रुपए इनको, इतना % हिस्सा इनको राज्यों को जाना चाहिए, इतना केंद्र को जाना चाहिए। तो यह वित्त आयोग ही करता है। तो यही बात है कि संघ और राज्यों के मध्य जो पैसा होता है उसे बांटने का फार्मूला वित्त आयोग ही तय करता है। ध्यान से अब समझना, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। मैं एक और उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे आप 15वां वित्त आयोग जो गठित हुआ था उसके अनुसार मैं बताता हूँ कि अगर 100 रुपये केंद्र सरकार का रेवेन्यू है, ठीक है, तो उसमें से 41 रुपये, ठीक है, कितना, 41 रुपये, माने 41% किसको जाना था, राज्यों को जाना था। अब ध्यान से समझना, 100 रुपये से 41 रुपये राज्यों को हिस्सा जाना था, बाकी शेष जितने भी बचे, ठीक है, 59% किसके पास रहेंगे, वो केंद्र का होगा। अब ध्यान से सुनना, यह भी फार्मूला देता है कि 100 में 41% या 41 रुपया तो राज्यों को जाएगा, लेकिन इन राज्यों में 28 राज्य हैं ना, इन 28 राज्यों में किसको कितना पैसा जाएगा, इन 28 राज्यों में किसको कितना, 100 रुपये का अभी देखा ना आपने, 41 रुपया राज्यों को बताया 15वां वित्त आयोग, लेकिन अब 41 रुपया भी इन 28 राज्यों में किस तरीके से बांटा जाएगा, यह फार्मूला भी कौन तय करता है, वित्त आयोग ही करता है। इससे अच्छा सिंपल आप तरीका नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ध्यान से समझना। जैसे एक आप चीज़ें देखो, जैसे आप सोच रहे हो ना, क्या यूपी को और बिहार को, तमिलनाडु को, ठीक है, गुजरात को, क्या इन 41% में या 41 रुपये में, 100 रुपये का जो 41 रुपये इनको मिलता था, या 41% जो, ठीक है, 15वें वित्त आयोग एन के सिंह के रिकमेंडेशन पे, तो अब आप बताओ इन 41 रुपये में क्या सबको 28 राज्यों के एग्जैक्ट इक्वल दिया जाता है? नहीं। कैसे दिया जाएगा ये फार्मूला कौन तय करता है? तो वित्त आयोग तय करता है। कैसे करता है? जनसंख्या के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, माने कई ऐसे मानक होते हैं जिनके आधार पर वो पैसा देता है। इसीलिए आप देखेंगे यूपी बिहार को क्या है, जनसंख्या, डेवलपमेंट कम होने की वजह से अपेक्षाकृत ज़्यादा पैसा दिया जाता है, मिलता है। समझ गए ना? ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि पहला आपको बता दिया, हाँ, ये चीज़ें।
ठीक है, कि टैक्स का बंटवारा कैसे होगा उसका फार्मूला या मैकेनिज्म बताता है। दूसरा देखिएगा, संघ की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने का सिद्धांत कौन तय करता है? ग्रांट इन एड की बात कौन बताता है? ठीक है, तो यह भी फार्मूला कौन देता है? वित्त आयोग देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि जैसे सरकार के पास जो भी पैसा है, मान लीजिए 5 लाख करोड़ टोटल केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार ए, बी, सी या किसी राज्य को क्या कर सकते हैं? सहायता अनुदान दे सकती है, लेकिन उसका रिकमेंडेशन कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग सलाह देती है कि ये राज्य में इतनी जनसंख्या है, यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या यहाँ की SC ST की संख्या ज़्यादा है, या यहाँ की क्षेत्रीय विविधता अलग है, तो SC ST के लिए या विशेष समुदाय या महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए या सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या क्षेत्रीय विविधता को संजोए रखने के लिए इस राज्य को विशेष एक ग्रांट इन एड माने सहायता दी जानी चाहिए, ऐसा सुझाव देता है वित्त आयोग, जिसके आधार पर क्या है? केंद्र सरकार उस राज्यों को क्या कर सकती है? आर्थिक सहायता दे सकती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, सहायता अनुदान देने की भी सिफारिश करता है अनुच्छेद 200, बता चुका हूँ ना, ये आर्टिकल 275 के अंतर्गत आता है सहायता अनुदान। और वित्त आयोग क्या काम करता है वो देख लीजिए, ठीक है, तो वित्त आयोग 2 और काम करता है। तीसरा देखिए, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों में वृद्धि के लिए उपाय सुझाना। इसका मतलब ये है कि केवल केंद्र और राज्यों के बीच में ही काम ग्रोथ के लिए सुझाव नहीं सुझाता है, बल्कि स्थानीय स्तर पे जो सरकारें होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत माने पंचायतें और नगर निगम, उनको भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, राज्यों को ये गाइडलाइन देते हैं, ये सुझाव सुझाते हैं कि आप इन क्षेत्रों में ऐसे ऐसे टैक्स लगाओ जिससे आपकी अर्थात राज्य की संचित निधि क्या होगी? संचित निधि में राजस्व या कोष की वृद्धि होगी, जिससे आप पंचायतों को और नगर पालिकाओं को आप सहायता अनुदान दे करके या उनको राजस्व का हिस्सा दे करके उन्हें और भी आप सशक्त कर सकते हैं। इस बात का भी सुझाव देती है। और वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग को अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है, कोई निर्दिष्ट किया जाता है कुछ कि इस पर आपको सलाह देनी है, कोई फाइनेंशियल मामला हो, तो उसके विषय में भी वित्त आयोग सलाह देता है। ठीक, आगे देखिएगा, नोट की बात करें तो वित्त आयोग के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है वह किसको दी जाती है? तो अनुच्छेद 281 के तहत वह सलाह किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस 281 के अंतर्गत उस वित्त आयोग की रिपोर्ट को क्या करता है? संसद की पटल पर रखता है, जिस पर बाकायदा बहस होती है, चर्चा होती है। लेकिन ध्यान से समझना, चर्चा बहस होता है, बट वित्त आयोग की सिफारिशें केवल और केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी संसद के द्वारा उसके द्वारा दिए गए किसी भी सलाह को अगर नकारा जाता है, नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में नहीं माने जाने का सदन को कारण बताना पड़ता है। ये बात आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। भारत में अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया गया है? यहाँ से सवाल छोटे से लेकर के बड़े से बड़े लेवल में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ROPCS में तो भर के आया है, BEO में, इन सब बड़े एग्जाम से, ग्रेजुएट लेवल पेपर में तो बहुत आया है। 1 डे में तो फैक्ट आएगा, मैं बताता हूँ कैसे दोनों में आता है और कैसे आए हैं वो देखो यहाँ पर जब आप बड़ा पेपर जाएंगे देने, तब आपको पूरे क्रम, क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम सब यही रटना है। ठीक है, पहला अंतिम तो रटना ही रटना है, वर्तमान तो रटना ही रटना है। जैसे पहला आप रट लो, जैसे यहाँ पर पहला वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो KC नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। कब गठन किया गया था? 1951 में। इसका क्रियान्वयन वर्ष 1952 से 57, 5 वर्ष था। इसे आप रट लो, 1 डे में एट इट इज ऐसे ही फैक्ट आते हैं, चाहे वो किसी भी 1 डे एग्जाम का हो। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आता है ऐसे ही।
तो केसी नियोगी पहले थे। 1951 में इसका पहला वित्त आयोग का गठन हुआ और इसका क्रियान्वयन वर्ष 5 वर्ष तक 52 से 57 तक था। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा के संथानम, कौन थे? के संथानम, इनका गठन कब किया गया? तो 1956 में, और 57 से लेकर के 62 5 साल तक इसका क्रियान्वयन वर्ष रहा। ठीक है, अब ये वनडे है, वनडे इंडिविजुअल डेट सहित पूछा जाता है, लेकिन जब ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा इसका कालानुक्रम। यही आप सवाल उठा करके देखना, कई बार आया है। ठीक है, इसमें से दे दिया जाएगा केसी नियोगी के आगे 1951, संथानम के आगे 56, 60, ऐसे या तो दिया रहेगा या इनके आगे ये कालानुक्रम दिया रहेगा। ठीक है, पूछेगा कौन गलत है या कौन सही है, या कौन सा मिसमैच है, माने कौन सा गलत सुमेलित है, या वो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग करके आता है, और यही बार बार आया है। इसका ये मतलब है मेरे कहने का कि आपको रटना है। मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे मैंने रटा है, शायद वो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो वैसे आप रट लो, बाद में आप अच्छी मेहनत करके अपने अनुसार आप रट लेना, लेकिन रटना पड़ेगा। अच्छा आप बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो विकल्प मत चुनिएगा। देखो कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम यहाँ तक कुछ शुरुआत के रटेंगे और कुछ अंतिम तक। ठीक, ध्यान से सुनना। केसी नियोगी पहले हैं, ठीक है, केसी, और यहाँ पर भी केसी है, के संथानम। पहले में क्या है? केसी, दूसरे में भी क्या है? केसी। ठीक है, संथानम को केसी ही हम लिख रहे हैं, संथानम। फिर क्या है? यहाँ पर तीसरे पर देखो के चंद्रा, यहाँ पर भी क्या है? केसी, यहाँ पर भी क्या है? केसी, क्या है? केसी। ओके, ठीक है, तीसरे पर भी क्या है? केसी। और चौथे पर देखो तो 3 ऊपर के क्या है? देखो सब में सी है, तो ट्रिपल सी आप याद कर लो। ऐसे केसी याद न रखो तो भी क्या है? सी, माने केसी से पहला नियोगी, केसी नियोगी का सी, संथानम सी, चंद्रा सी, तो सी, केसी संथानम चंद्रा, केसी संथानम चंद्रा, केसी संथानम चंद्रा। ठीक है, उसके बाद चौथे पर क्या है? राजा। कौन है चौथे पर? क्या है? राजा। राजा ने अपना क्या है? सारा राजपाट क्या है? मन्नार, माने मना कर दिया है, त्याग दिया है। तो राजा ने क्या कर दिया? त्याग दिया। चौथे पर राजा ने क्या कर दिया? 5वें में जाकर के त्याग दिया। और क्यों त्याग दिया है? अब वो रेडी है किसके लिए? सैलेड खाने के लिए। किसके लिए? सैलेड खाने के लिए। देखो आपने देखा केसी नियोगी सी से फिर संथानम, सी से फिर चंद्रा, तो ऊपर से ट्रिपल सी याद कर लिए। चौथे पर राजा है, राजा क्या कर रहा है? राजा तैयार हो गया किसके लिए? त्याग करने के लिए। और त्याग करने के लिए क्या हो गया? रेडी हो गया। किस चीज़ के लिए रेडी हो गया? अब वो स्ट्रीट फूड पर, माने स्ट्रीट सामान्यतः जो है गली नुक्कड़ चौराहे पर वो क्या है? सैलेड खा सके, इसके लिए उसने क्या किया? त्याग कर दिया। ऊपर के 7 याद कर लिया, ऊपर के 7 याद कर लिया। अब हम 10 से बस पंत से याद करेंगे। 10 में बस पंत से, किसको? 10 से याद करेंगे। 10 से केसी पंत है, बस पंत को याद रखेंगे। ठीक है, पंत। ठीक है, 10 में पंत। अब आगे कैसे याद करेंगे? देखो, खुश रहो बस। देखो 10 बस पंत जी को कहा जा रहा है कि खुश रहो रंगराजन, माने खुश रहो राजन, किलकारी रेड्डी है। बस पंत, 10 बस पंत से कहा जा रहा है खुश रहो राजन, किलकारी रेड्डी है। खुश रहो राजन, किलकारी रेड्डी है। और 15वें तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि NK सिंह 15वें थे। और करंट के तो आपको इस समय याद ही रहेगा, वो तो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के गठन, तो इस तरीके से आपको क्रम याद हो जाएगा। देखो अब कभी बीच में भी लगाने को आएगा तब भी आप लगा लेंगे, अंतिम में कौन सा ऑप्शन लगाना है, चौथा होगा तीसरा होगा,
तो आप इस तरीके शुरू के 7 याद कर लिए, अंतिम के 10 से लेकर के 16 तक आपको याद हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे एक नज़र आप देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर इसे आपने याद कर लिया तो याद हो जाएगा। कैसे याद हुआ आपको? ठीक है, हमने कैसे याद कराया आपको कि ऊपर से ट्रिपल सी आप बोलोगे तो याद हो जाएगा, आप चिंता मत करो। केसी नियोगी पहले याद ही है, दूसरे संथानम, तीसरे चंद्रा, केसी संथानम चंद्रा, और चौथे पर राजा त्याग करने को तो तैयार ही था। चौथे पर राजा त्याग करने के लिए रेडी हो गया और सैलेड खाने के लिए 7 ऊपर के याद हो गए। 10 बस पंत को याद करो। पंत से कहा जा रहा है खुश रहो, खुश रहो माने खुश रहो राजन, किलकारी रेड्डी है। तो इस तरीके से क्रम 14 के तक याद हो गया, 15वां एनके सिंह और 16वां। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे और जो बीच के हैं वो अपने आप आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। सेलेट तक तो आपने याद कर ही लिया है और ये 2 बचे हैं, आप इन्हें 2 को नज़रअंदाज कर दो तब भी आपको याद हो जाएंगे। बस 10 को पंत याद कर लिया, खुश रहो माने MS खुसरो, AM खुसरो, तो आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव आपको देना है, मीन्स जब लिखेंगे तब आप ऐसे लिखते हैं, नाम एग्जैक्ट याद रखना है। तो डॉक्टर C रंगराजन हो गए, किलकारी रेड्डी है। ठीक है, YV रेड्डी हो गए, NK सिंह और पनगड़िया। तो इस तरीके से आपको कालानुक्रम अगर ये याद हो जाए तो ठीक है। तो ऊपर से ट्रिपल C राजा त्याग करने के लिए रेडी है, सैलेड खाने के लिए, तो ऊपर के 7 हो गए। 10 बस पंत से कहा जा रहा है खुश रहो राजन, किलकारी रेड्डी है, और अंतिम में 15-16 याद हो जाएंगे आपको, NK सिंह और पनगड़िया। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आपको एक चीज़ और पढ़ना है। अब केंद्र राज्य संबंध पर गठित आयोग अर्थात आयोग अथवा जो कुछ समितियां हैं, देखो आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम को इसमें फ्रेम किया है ताकि बहुत स्क्रीनशॉट भी अगर लेकर के आप चाहे रटना तो आप रट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इतनी मेहनत करता हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है। पहला है प्रथम प्रशासनिक सुधार। प्रथम प्रशासनिक सुधार कब गठित हुआ तो इसकी डेट रट लेना प्लीज़। ये क्रोनोलॉजी बहुत बार आया है, क्रोनोलॉजी पहले आप याद कर लेना, कब इसका गठन हुआ ये पहले याद करना। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर की बात। ठीक है, लेकिन पहला आपकी जिम्मेदारी क्या है, प्रथम प्रशासनिक सुधार, उसी को शीतलवाड़ समिति कहते, क्योंकि शीतलवाड़ जी जो थे वही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार को शीतलवाड़ समिति भी कहते हैं। इसका गठन कब किया गया तो 1966 में किया गया। कब किया गया? 1966 में किया गया है। ये डेट रट लेना। राजमन्नार आयोग या राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? राजमन्नार, इससे क्या हो जाएगा, न का प्रोनाउंसिएट हो रहा है तो इसीलिए आप याद कर सकते हैं। मैं तो याद किया हूँ जैसे 9, क्या है हमने याद किया 9, राजमन्नार 9 तो 1969। ऐसे आप कुछ आप अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने याद किया है। ठीक है, शीतलवाड़ समिति क्या है, शीतल का मतलब क्या है 6 माने एकदम, जब आपकी सोच क्या हो जाए एकदम बराबर हो जाती है। ठीक है, तब आप क्या हो जाते हैं, बहुत शीतल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 माने क्या है, आप बैलेंस स्थिति में हैं, तो शीतलवाड़ समिति 6 हो जाएगी। राजमन्नार मना कर रहा है, 9 आएगा अंत में, न का प्रोनाउंसिएशन तो 1969 हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया है तो 1983 में, 1983 में। सरकारिया आयोग कब गठित किया गया है 1983 में। और वेंकटचलैया आयोग का गठन किया गया है 2000 में। और आगे हम लोग पढ़ेंगे पुंछी आयोग का गठन कब किया गया है तो 2007 में। तो ये पहली बात तो आपको डेट क्रोनोलॉजी क्रम याद करना है, मैच दी फॉलोइंग में याद रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। ये इसके मैच में होना चाहिए, इसके मैच में, ये इसके मैच में, और ये इसके मैच में, और ये इसके मैच में। अगर मिसमैच पूछे तब भी आप बता दीजिएगा। शीतलवाड़ 66, राजमन्नार 9 अंतिम में आएगा, सरकारिया 83 में, वेंकटचलैया 2000, पुंछी आयोग 2007 में। ठीक है, तो ये आपको रटा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके अंदर की बातें जो पेपर में आती हैं। जैसे राजमन्नार समिति की जो कुछ सिफारिशें हैं उसमें से आप देखेंगे कि 2 सिफारिशें हैं।
और मैं आपको रटा देता हूँ, आप रट लेंगे। देखो, राजमन्नार, मना किया तो नो का प्रोनाउंसिएशन आया, माने नो, नो। तो नो से यहाँ पर एक चीज़ याद कर लिया कि 1969, और यहाँ पर भी क्या है, नो। यहाँ पर भी देखो समाप्त करने की बात, माने नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इनके अनुसार सॉरी, इनके अनुसार, इनके अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर देना चाहिए, समापन कर देना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं हमने बताया था ना कि केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है और केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनका केंद्र सरकार का ही उन पर नियंत्रण होता है, लेकिन वो राज्यों में जाकर के सेवाएं देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार राज्यों पर क्या होता है, केंद्र का नियंत्रण रहता है। इसीलिए ये कहते हैं कि राज्यों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके लिए अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। जैसे IAS, IPS, IFS, ये अखिल भारतीय सेवाओं के तहत सर्विसेज हैं। इन्हें क्या है, UPSC माने संघ लोक सेवा आयोग, माने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली बॉडी क्या है, इसका नियुक्ति करती है, उन पर उनके ट्रांसफ़र इन सब का उनका नियंत्रण होता है, लेकिन सेवाएं वो राज्य सरकार के अंतर्गत देते हैं। इस तरीके से केंद्र का राज्य पर नियंत्रण हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसीलिए ये मानते हैं कि राज्य इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा राज्य स्वतंत्रता पूर्वक काम करें अच्छे देश के विकास के लिए, इसीलिए मना करते हैं। कहते हैं राजमन्नार मना करते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, माने समाप्त कर देनी चाहिए। और ये कहते हैं कि राज्यों को और सशक्त होने के लिए क्या है, अवशिष्ट शक्तियां जो वर्तमान में क्या है, अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, कि केंद्र सरकार उनको उन विषयों पर विधि बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात वे शक्तियाँ माने वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं होते हैं, ऐसे विषयों को क्या कहते हैं, ऐसे विषयों को, ठीक है, अवशिष्ट विषय कहते हैं। और उन पर कानून बनाने का हक किसके पास है, अभी केंद्र के पास है। लेकिन ये कहते हैं कि उसे समाप्त कर देना चाहिए या इन पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के पास होना चाहिए। इसका मतलब ये केंद्र के राज्य के ऊपर जो थोड़ा नियंत्रण ज़्यादा है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहते हैं, इनका मानना ये था। समझ गए ना? तो ये आप रट लीजिएगा। और सरकारिया आयोग, इनकी रिकमेंडेशन भी बहुत बार पेपर में आती है, इसमें रट लीजिएगा। टोटल कितने सदस्य थे ये भी रटा होना चाहिए, 3, ठीक है। अब इससे एक चीज़ याद रखेंगे, अगर इनके सदस्य 3 याद कर लें तो इसमें भी 83 में ही कभी गलत नहीं होगा। 3 सदस्य हैं, उधर संख्या में भी 3 है, माने 1983 है अगर इधर 3 सदस्य हैं तो। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रणजीत सिंह सरकारिया थे, इसलिए सरकारिया आयोग कहते हैं। और अन्य सदस्य रटे रहना, शिवरमन और SR सेन। बड़े एग्जाम में ये सब सवाल आए हुए हैं, इसलिए आप यहाँ विकल्प मत ढूंढना, रट लो। शिवरमन और SR सेन 1983 में गठित हुआ, 3 सदस्य थी, ठीक है। इनका क्या रिकमेंडेशन थी उसके बारे में आप देख लो, ठीक है। ये कहते हैं कि जो मनमानी तरीके से राष्ट्रपति शासन जहाँ तहाँ लगा दिया जाता था, अभी तो स्थिति बहुत अच्छी देश में हो गई है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक इसके पहले क्या होती थी, इसके पहले कांग्रेस का ही वर्चस्व हुआ करता था। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार हुआ करती थी वहाँ क्या है, जल्दी जल्दी क्या करते थे, किसी न किसी बहाना लगा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। या केंद्र में जो भी सरकार होती थी, राज्य में अगर दूसरी सरकार होती थी, दूसरे गवर्नमेंट होती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किसी न किसी बहाने लगा दिया जाता था, जो देश के विकास के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक था। तो सरकारिया आयोग ने यह रिकमेंडेशन दिया कि जो राष्ट्रपति शासन है उसे अंतिम विकल्प के रूप में यूज करना चाहिए, माने मनमाना या बहुत जल्दी, ठीक है, जहाँ तहाँ देखो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर देना चाहिए। जबकि आज देखेंगे बहुत ही स्थिति ठीक है। और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विवाद होता है राज्यपाल को लेकर के, तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स होगा तो वह केंद्र की तरफ ज़्यादा मतलब केंद्र की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव नहीं होगा, तो वह निष्पक्ष होकर के राज्य की तरफ ज़्यादा काम कर पाएगा। अभी क्या है, अभी
केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति की वह प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति की उस पर भरोसा हो, इच्छा हो तब, और वहाँ पर राष्ट्रपति का भी भरोसा नहीं, बल्कि ये है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होता है ना केंद्र स्तर पे, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के कहने पर ही राष्ट्रपति काम करता है, तो राष्ट्रपति के कहने पर राज्यपाल का कार्यकाल होगा। इसका मतलब यही है कि जो सरकार जिसको चाहे जब तक तब तक वो रहेगा। तो यही ये चाहते थे कि राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स होना चाहिए, तो जिससे केंद्र सरकार का नियंत्रण कम होगा और वो स्वतंत्रतापूर्वक राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि क्या है, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति सर्वप्रमुख होता है, सर्वे सर्वा होता है, ऐसे ही राज्यों के स्तर पर सबसे प्रमुख कौन होता है, ठीक है, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के कार्यकाल को फिक्स करने की बात करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति क्या होनी चाहिए, बिना मुख्यमंत्री के परामर्श से नहीं होनी चाहिए। आप आज इसे अच्छे से समझना, आप एज ए अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, आप व्यक्तिगत तौर पे देखते जाओ, आप खुली आंखों से पढ़ो ना पॉलिटी। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कि केरल में जब माननीय राज्यपाल जी थे मोहम्मद आरिफ जी, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी विवाद हो रहे थे। राज्य सरकार के द्वारा जो विधेयक पास किए जा रहे थे उनको राज्यपाल के द्वारा अपनी असेंट न दे करके उसे टालना। जैसे वर्तमान में आप देखो कि तमिलनाडु में काफ़ी विवाद हो रहा है, या आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी आप देखे होंगे जगदीप धनखड़ जी शायद माननीय वहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत विवाद होता रहा, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है ना कि केंद्र के अनुसार, जब केंद्र के एजेंट की तरह राज्यपाल काम करने लगे किसी राज्य में, तो राज्य का विकास बाधित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं, सरकारी आयोग कह रहा है कि राज्यपाल थोड़ा स्वतंत्र हो केंद्र से, इसलिए उसका कार्यकाल फिक्स हो तो स्वतंत्र रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर काम नहीं। और राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के ही द्वारा, विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसी का असेंट नहीं दे रहा है, अगर दे रहे हैं राज्यपाल जी, ठीक है, तो कैसे विधि का निर्माण होगा और कैसे राज्य का विकास होगा। तो ये सरकारी आयोग अपनी रिकमेंडेशन देता है। वेंकट चलैया की बात कर लें तो वेंकट चलैया समिति कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार या मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति जो आज वर्तमान में की जाती है, ठीक है, ऐसा न हो करके बल्कि एक समिति के माध्यम से करने से क्या है, ज़्यादा क्वालिटेटिव लोग आएंगे, ठीक है, ज़्यादा निष्पक्ष रूप से उनका चुनाव होगा, तो ज़्यादा ही निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, माने केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे, ज़्यादा राज्य का विकास सुनिश्चित हो सकेगा, ठीक है। तो वेंकट चलैया समिति बता चुका हूँ 2000 में गठित हुई, और पुंछी आयोग का भी गठन बता चुका हूँ 2007 में हुआ। और पुंछी आयोग ने क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि राज्यपाल को लेकर के जो विवाद होता रहता है उनका भी कार्यकाल क्या कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि देखो, राज्यपाल जो हो, ठीक है, उसे हटाए जाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत न होकर के, बल्कि क्या है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो राज्य के विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए और उसे हटा दिया जाए, ठीक है, उसे हटा दिया जाए ताकि ज़्यादा अकाउंटेबल हो करके वो काम कर सके, इसकी बात ये कहते हैं। तो हमें इसमें रटना क्या है, वित्त आयोग जैसे आपने रटा ऐसे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये पार्ट आप रट रहे हैं, ठीक है, जो ये टॉपिक है अभी मैंने बताया जो, ठीक है। एक शीतलवाड़ समिति जो कब बनी है, तो 1966, माने अगर बराबर बैलेंस स्थिति में होंगे तो आप बहुत शीतल होंगे, तो 66 हो गया। राजमन्नार नो की बात कर रहा है, तो 1969 की बात हो गई। और सरकारिया आयोग में 3 सदस्य थे, इसीलिए इसके अंक में भी अंतिम में क्या है, 3 था, तो 1983 में गठित हुआ। वेंकट चलैया, चिल्लाओ की पूरे अंक मुझे दिखाई दे रहे हैं, चिल्लाओ की पूरे अंक दिखाई दे रहे हैं, तो 2000 पूरे अंक हैं। वेंकट चलैया चिल्ला के कह रहे हैं। पुंछी आयोग की बात करें तो 7 है, 2007 है, तो 7 पूछ को भी याद रखेंगे 2007। तो इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी आप रट लेंगे। अब ये इतनी मेहनत करके जब पढ़ा रहा हूँ ना, जब आप सवाल बनाएंगे सच में आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आएगी
कि आप बड़े से बड़े पेपर को बहुत आसानी से, बहुत सहजता से जब टैकल कर रहे होंगे तो कहेंगे यार क्या ही पढ़ा हूँ, बेहतरीन पढ़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो संचित निधि के बारे में। यहाँ पर ये जो लिखा है भारत की संचित निधि, यहाँ पर पहले होना चाहिए संचित निधि, समझ गए, संचित निधि। तो संचित निधि के बारे में या कंसोलिडेटेड फंड के बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वहाँ आर्टिकल, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ कॉन्सेप्ट तो मैं ऐसे ही बताऊँगा कि आप, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जो है बुक को खंगालने की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, संचित निधि का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 266 में किया गया है कंसोलिडेटेड फंड का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसको, अनुच्छेद 266 का क्लाज 1, अनुच्छेद 266 का क्लाज 2। अनुच्छेद 266 का क्लाज 1 में भारत की संचित निधि का बात किया गया है, भारत की संचित निधि की बात की गई है। और ठीक है, अनुच्छेद 266 के क्लाज 2 में लोक खाता या सार्वजनिक या पब्लिक अकाउंट की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई, पब्लिक अकाउंट की बात की गई है। ठीक है, तो 266 के 1 में भारत की संचित निधि है और 66 के क्लाज 2 में क्या है, ठीक है, सार्वजनिक खाता है। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं भारत की संचित निधि का क्या मतलब है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि संचित निधि, आप समझ लो संचित निधि भारत सरकार का एक ऐसा गुल्लक है जिसमें जो भी रेवेन्यू, जो भी राजस्व कमाता है या प्राप्त करती है सरकार, उसी में रखा जाता है। कोई विदेशी ऋण लिया तो भी उसी में रखा जाता है, कोई आप जो है अंदर देश के अंदर ऋण लिया तो भी उसी में रखा जाता है, या आपने किसी को ऋण दिया है उसके बदले में आपको जो है, ठीक है, उसका ब्याज या लाभ मिल रहा है तो भी उसी में रखा जाता है। माने जो भी, या सिक्योरिटी आपने बेच करके जो अर्न किया है वो भी, माने एक तरीके का वो भारत सरकार का पूरा क्या है, आय का एक गुल्लक है, आय का वो क्या है, एक गुल्लक है। ठीक है, जिसमें रखा जाता है, तो उसी को कहते हैं भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 का क्लाज 1, ये डेट, ये क्लाज 1 रटे रहना, ठीक है, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, आता है। ठीक है, और इसी में क्या है, राज्य की भी संचित निधि का उल्लेख किया गया है। माने राज्य सरकारें अपने टेरिटोरी के अंदर जो कुछ भी कमाती है उनका अपना जो गुल्लक होता है, जहाँ रखा जाता है पैसा, जिसमें उनका कोष रखा जाता है, उस कोष को ही क्या कहते हैं, राज्य की संचित निधि कहते हैं। तो भारत की संचित निधि केंद्र के स्तर पर होती है, राज्य की, हर राज्यों की अपनी संचित निधि होती है राज्य के स्तर पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ से कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर धनराशि होती है उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो अर्थात भारत की संचित निधि पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य की संचित निधि पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। ठीक, अगला यहाँ कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर है, ठीक है, वो ये है कि अगर पैसा खर्च करना है संचित निधि से, तो अगर केंद्र के स्तर पर संचित निधि माने भारत की संचित निधि से अगर 1 रुपया भी आपको निकालना है, दिन संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक है, आवश्यक है, काम नहीं चल जाएगा बल्कि आवश्यक है। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद वाले में आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करना है या राज्य संचित निधि से पैसा खर्च करना है, तो भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करना है तो संसद की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और राज्य अगर अपनी संचित निधि से पैसा खर्च 1 रुपया भी करना चाहते हैं तो राज्य की विधानमंडल से उनकी अनुमति आवश्यक होगी। जैसा कि मैंने आपको एकदम रटाया था, ठीक है, कि विनियोग विधेयक, कौन सा विधेयक, विनियोग विधेयक जो आता है अनुच्छेद 100, ठीक है, 16, ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, ठीक है, विनियोग विधेयक, उसके माध्यम से ही पैसे को खर्च किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, अन्यथा 1 भी रुपया निकाला नहीं जा सकता है। माने पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, ये रटा होना चाहिए। ठीक है, इसे रटा होना चाहिए। आगे देखिएगा, ठीक है, अब देखिए पब्लिक अकाउंट क्या होता है, लोक खाता क्या होता है भाई, तो लोक खाता या सार्वजनिक खाता या पब्लिक अकाउंट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, जो भी बातें मैंने संचित निधि में जिस तरीके से सारे पैसे आए वो एक गुल्लक माने वो रखे गए यहाँ पर, उनको छोड़ करके
उन तरीके से जो पैसे आए उनको छोड़ करके जो भी पैसे होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, वो लोक खाता या सार्वजनिक खाता में रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में जैसे गवर्नमेंट सर्विस में है तो क्या है, हमारा पीएफ कटता है। क्या कटता है? पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आप भी जब हो जाएंगे अधिकारी, ठीक है, तो आपके क्या है, पीएफ जब कटेंगे ना तो पैसा क्या है, पैसा सरकार के पास जाता है। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि क्या पीएफ जो कटता है, ठीक है, जो आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलता है, तो क्या वो पैसा भारत की संचित निधि में जाता है क्या? अगर आपने कह दिया, टिक कर दिया हाँ, तो गलत है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि वो पैसा कमाया हुआ, सरकार का कमाया हुआ पैसा थोड़ी ना है, वो कमा थोड़ी ना है, बल्कि मैं अपना पैसा भाई दे रहा हूँ ना, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं काट के आपको दे रहा हूँ, तो आपकी कमाई कैसे होगी आप बताओ ना। तो आपकी वो कमाई नहीं है, बल्कि हम अपना पैसा आपके यहाँ रख रहे हैं। इसका मतलब आप एज ए बैंकर मात्र हैं, आप मेरे पैसे का संरक्षक हैं, बैंकर हैं। आप उसको अपनी इनकम मत समझिए, आप केवल उसको बैंकर के रूप में आप इसको समझिए। यही आपको मैं समझाना चाहता था, ठीक है। या मेरे द्वारा जो भी कुछ भी जमा राशियां हैं, जमाएँ हैं, ठीक है, तो वो सारी क्या हैं, आप मेरे उसके केवल संरक्षक या बैंकर मात्र हैं, ठीक है, ना कि आप उसे संचित निधि में डाल करके उसका यूज करिए। नहीं, हम जब मांगेंगे, हमारी जब आवश्यकता होगी तब आपको उसे देना पड़ेगा। इसीलिए वो मेरी इनकम, मैं अपनी इनकम का आपको हिस्सा दे रहा हूँ, तो आप मेरे केवल बैंकर और संरक्षक हैं। यही है धनराशि। अब इस पे क्या है, जो भी पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जाता है, अर्थात हमारी जो जमा राशियाँ हैं, जमाएँ हैं, या हमारा प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, भविष्य निधि है, वो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। वह धनराशि पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि सरकार केवल और केवल बैंकर या संरक्षक के रूप में कार्य करती है। अर्थात जब हमें धन की आवश्यकता उसकी होगी, जब भी हमारा समय पूर्ण होगा, तो वो हमें सरकार क्या करेगी, वापस करेगी। समझ गए कि नहीं? धन निकालने के लिए, अब इससे समझ गए होंगे आप कि अब यहाँ पर खेला हो गया ना, आप अब रट गए होंगे आप कि देखो अब ऐसे इस प्रकार से धन निकालने के लिए इस प्रकार से धन निकालने के लिए क्या संसद या विधानमंडल की आवश्यकता पड़ेगी? तो नहीं। सरकार हमारे प्रोविडेंट फंड को क्या करती है, अलग अलग सेक्टर में पैसे लगा करके क्या है, उससे वो कमाई करती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हमको दे देती है। तो क्या अब उसके लिए संसद की अप्रूवल या विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा क्या? नहीं। संचित निधि से एक भी रुपया निकालना है तब विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। पूर्व अनुमति संसद की या विधानमंडल की चाहिए तभी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पब्लिक अकाउंट से पैसा जो भी वो यूज करती है सरकार, उसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता या विधानमंडल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकस्मिक निधि की बात कर लें, आप देख लो, ठीक है, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, कभी गलत नहीं होगा। आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, ठीक है, तो कंटिंजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि एक आकस्मिक निधि माने ऐसी स्थिति, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा चुका हूँ, बहरहाल अभी फिर से बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर संचित निधि से पैसा एक भी रुपया आपको निकालना है, ठीक है, तब तो आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। संसद में विनियोग विधेयक के बिना पास किए आप एक रुपया तो आप निकाल नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी स्थिति में, जैसे कोविड-19 आ गया था, तो ऐसी स्थिति में क्या सदन की कार्यवाही संभव थी? सब तो मरने के लिए, मर जाने के भय में सब घर में ही लाग थे, तो सदन की कार्रवाई कैसे चले? जब सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी तो विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा, तो संसद से संचित निधि से एक रुपया भी आप नहीं निकाल सकते। अब बात फंसी। लेकिन उस दौरान सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किट चाहिए, ढेर सारी दवाइयाँ चाहिए, ढेर सारी दवाइयों को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, मानवीय सहायता के लिए। अब उसके लिए पैसा तो चाहिए था ना। अब बताओ आप, उस समय भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है पैसा, तो अब पैसा आए कहाँ से? तो ऐसे विषम परिस्थिति से निपटने के लिए संसद ने और राज्यों की विधानमंडलों ने अपने अपने यहाँ क्या है, अपने अपने स्तर पर एक आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड का निर्माण कर रखा है कि जब सदन की कार्यवाही चालित
होने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में, तत्काल की स्थिति में हम कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाल करके यूज कर लेंगे। बाद में जब सदन की कार्यवाही चलने लगेगी तब उस पर हम बहस करके उस बात को क्या है, जस्टिफाई कर लेंगे। समझ गए ना? ठीक है, तो यही है कंटिंजेंसी फंड। जैसे आप देखते हैं घर में एक सिंपल सी बात है कि सारा पैसा जहाँ तहाँ नियमित रखा जाता है, लेकिन घर में क्या है, एक आकस्मिक निधि के रूप में क्या करते हैं, पैसा रखा जाता है कि अगर हैवी दैवी आ जाए तो इतना पैसा, ठीक है, एट रैंडम में किसी भी सूरत हाल में हमें मिल सकता है, इतना रहना ही चाहिए परिवार का, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो वही है कंटिंजेंसी फंड। समझ गए ना? तो यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। जैसे ऐसे ही आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए और ऐसी स्थिति में किसी राज्य में या केंद्र स्तर पर सदन की कार्रवाई न हो सके तो और देश के लिए, देश को चलाने के लिए ज़रूरत हो पैसे की, तो क्या होगा, तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लेंगे। तो जहाँ संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, वहीं अनुच्छेद 267 में कंटिंजेंसी या आकस्मिक निधि का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 267 के क्लाज 1, अनुच्छेद 267 के क्लाज 1 में भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 267 के क्लास 2 में राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मैंने अभी अभी बताया कि आकस्मिक निधि का निर्माण करने या स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र के स्तर पर संसद के पास है, तो संसद ने अपने यहाँ व्यवस्था किया है। और राज्यों के स्तर पर स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य विधान मंडल, क्योंकि केंद्र के स्तर पर विधायिका, विधि निर्माण करने वाली सुप्रीम संस्था संसद है, तो वही विधि का निर्माण कर सकती है। और राज्य के स्तर पर सबसे सुप्रीम संस्था विधायिका जिसे कहते हैं वो क्या है, विधानमंडल है, तो वो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आकस्मिक निधि का निर्माण अपने अपने स्तर पर किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, निधि पर, अर्थात इस प्रकार आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, अगर कह दे कि सरकार का तो गलत हो जाए, क्योंकि सरकार का नियंत्रण किस पर होता है, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर सरकारों का होता है। आकस्मिक निधि पर विषम परिस्थिति के लिए प्रयोग किया जाना है, इसीलिए सरकार की न होकर के राष्ट्रपति की है। ऐसे ही राज्यों के स्तर पर जो कंटिंजेंसी फंड होता है उस पर नियंत्रण किसका है, राज्यपाल का है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि अगर कंटिंजेंसी फंड से एक भी रुपया निकालना है तो आप आराम से, आसानी से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप इसमें से पैसा निकाल करके खर्च कर सकते हैं, और इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट ये है, ठीक है, हालांकि जब भी संसद की पूर्व अनुमति तो नहीं चाहिए, लेकिन जब संसद कार्यवाही में आएगी तब उस स्थिति में कंटिंजेंसी से निकाला गया फंड पर चर्चा होगी, बहस होगी, और अगर सदन उससे क्या हो जाए, स्वीकार कर लेता है, तो कंटिंजेंसी से जो भी रुपया निकाला गया है, कंटिंजेंसी फंड से जो भी, मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए निकाल लिया गया है, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए अगर निकाल लिया गया है, ठीक है, तो उस कंटिंजेंसी फंड से जो पैसा 5,000 रुपये निकाला गया है, अब सदन अगर अनुमोदन दे देती है तो उसे भारत की संचित निधि से 5,000 करोड़ रुपए कंटिंजेंसी फंड में क्या है, डाल करके भरपाई कर दी जाती है। माने कंटिंजेंसी फंड फिर से क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। समझ गए ना? तो आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति के साइन से केंद्र के स्तर पर और राज्यपाल की साइन से राज्य के स्तर पर निकाल करके यूज किया जा सकता है। उसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु सदन की कार्यवाही के दौरान उस पर बहस होती है, और अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता है सदन के द्वारा, संसद के द्वारा केंद्र के स्तर पर और विधानमंडल के द्वारा राज्यों के स्तर पर, तो संचित निधि से पैसा निकाल करके जो भी खर्च हुआ है कंटिंजेंसी का, उसे फुलफिल कर दिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और यह पार्ट 2 था। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लेक्चर नंबर ये कौन सा है, 18 के बाद 19, तो अगला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, एज ए अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसीलिए कहता हूँ ताकि आप धैर्य के साथ बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ो और सीधे जाकर के क्या है, सवाल बनाओ, आपको लगे कि हाँ यार क्या ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर आपको अब अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ग्रोथ भी सुनिश्चित होगी, तो एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है,
और आप लोगों को देखिए सभी बहुत अच्छे अच्छे टीचर इस समय गवर्नमेंट सेलेक्टेड सारे लोग पढ़ा रहे हैं और मेंस भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए ओके, यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।